हेलो स्टूडेंट्स। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी सीरीज का हमारा ये 18वां लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है पवन यानी विंड सिस्टम। विंड सिस्टम का सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद लगभग 40+ क्वेश्चंस हैं तो उन सबको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर विंड सिस्टम क्या है, कौन कौन सी विंड होती हैं, किस किस उनका नेचर क्या है, वार्म होती हैं, कोल्ड होती हैं, किस जगह पे होती हैं, वो सारा हम देख लेते हैं और बहुत तेज़ी से करेंगे ये रिवीजन। और बाकी उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो हायर के लिए, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, सीयूटी पीजी के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अच्छे से करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या तक शेयर करिएगा। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको ये पाने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और जितना भी क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पवन है जिसे हम विंड बोल रहे हैं, ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, यानी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो उसे हम कहेंगे विंड। अगर यही मूवमेंट, हवा का ये मूवमेंट अगर वर्टिकल हुआ यानी धरातल से ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड हाइट पे हुआ, तो इस मूवमेंट को ऊपर या नीचे जाने की, जो हवा का मूवमेंट ऊपर या नीचे होता है, तो उससे बोलते हैं एयर करंट। ठीक है, यानी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। तो यहाँ पे जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है विंड का, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर का। सबसे पहले देखते हैं कि जो विंड चलेगी वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से, उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलेगी, यानी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ विंड का मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब कुछ दो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देख लेते हैं। अगर विंड की डायरेक्शन पता करनी हो तो वो विंड वेन से पता होता है, जो यहाँ पे ये दे रखा है, ये विंड वेन है जिससे आप विंड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में विंड चल रही है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि विंड का जो नाम होगा, किसी भी पवन का नाम होगा, वो उस चीज़ से होगा जहाँ से वो चल रही है, जिस दिशा से वो आई है उससे उसका नाम निर्धारित किया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ पछुआ पवन है, पछुआ पवन का मीन्स कोई भी हवा, कोई भी पवन जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेगी उसे हम कहेंगे पछुआ पवन। अगर मैं कहूँ पूर्वाई चल रही है यानी पूर्व से विंड चल रही है, तो इसका मतलब है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ विंड चल रही है, यानी जो हवा का जो डायरेक्शन होगा वो उसके नाम में ही निर्धारित है। अब हवा की जो गति है, जो स्पीड है, वो दिखाई जाती है इस इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है एनियोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि पवन की जो दिशा है और स्पीड है, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर आता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है कि दो स्थानों के बीच में प्रेशर के कोई भी दो क्षेत्र हैं, मान के चलो एक रीजन है ए क्षेत्र, दूसरा रीजन है बी क्षेत्र, उनके बीच में प्रेशर में कितना अंतर है। जैसे ए रीजन का प्रेशर होगा 1015 मिलीबार, बी रीजन का प्रेशर मान के चल रहा हूँ 950 मिलीबार, तो हवा किधर, पवन किधर से किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ए रीजन से बी रीजन की तरफ। यानी डायरेक्शन को दिखा कौन रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब दो क्षेत्रों के प्रेशर के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू रीजन्स। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये किस किस चीज़ को दिखाता है? ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डायरेक्शन बताएगा, विंड की डायरेक्शन किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और स्पीड को बताएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, यानी डिफरेंस जितना बड़ा होगा, इनके बीच में अंतर जितना बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से हवा का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो पहला फोर्स होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो किसी भी विंड है उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है, यानी जो पृथ्वी घूम रही है, हमारी जो अर्थ है, और उसके मूवमेंट, यानी जो हमारा रोटेशन हो रहा है अपने अक्ष पर, अपनी जो एक्सिस है पृथ्वी की, उस पे चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी, अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसे घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, उसके कारण ये जनरेट होता है कोरियोलिस बल। और ये कोरियोलिस बल क्या कहता है? कोरियोलिस बल ये कहता है कि जो विंड चल रही है वो जिधर यानी सीधी डायरेक्शन में उसे चलना चाहिए था, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाएगी। अब किधर मुड़ जाएगी? ये आई है फेरेल्स लॉ।
फेरल का नियम आया, पहला है कोरिलिस बल। कोरिलिस बल कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो विंड सीधी चलनी चाहिए थी वो अपनी डायरेक्शन से भटक जाएगी, वो चाहे बाईं तरफ या दाईं तरफ मुड़ जाएगी। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये था कोरिलिस बल। अब इसी में इम्प्रोवाइजेशन किया फेरल ने। फेरल क्या कहता है, फेरल के नियम क्या कहते हैं? उसने बोला कि पृथ्वी का जो मुड़ना है, जो हवा का मुड़ना है, वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर हो जाएगा। यानी जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अगर उसमें विंड चल रही है तो वो अपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके राइट हैंड साइड पे आपकी विंड मुड़ जाएगी। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। ये है फेरल का नियम। ठीक है, सिंपली आप समझ गए होंगे। कोरिलिस बल कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण अपनी जो पवन चल रही थी वो सीधी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो अपनी एक्सिस से मुड़ जाएगी। ये था कोरिलिस बल। इसी को इम्प्रोवाइज किया फेरल ने, और फेरल ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में यही पवन आपकी दाईं तरफ चली जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ चली जाएगी। यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर और क्या प्रभावित कर सकता है विंड को? तो तीसरा फैक्टर है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। ठीक है, अब घर्षण बल ऐसे मान सकते हैं कि जो पवन जहाँ पर बह रही है उसके नीचे क्या कोई रुकावट है, क्या कोई घर्षण है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूँ तो एक ज़मीन पे कोई पवन चल रही है, एक पवन चल रही है सागर के ऊपर, तो अब ज़मीन पे क्या होंगी? बिल्डिंग्स होंगी, पेड़ पौधे होंगे, माउंटेन्स होंगे, जिससे पवन की जो डायरेक्शन और स्पीड कम हो जाएगी विंड की। लेकिन जो विंड आपकी ओशंस पे बह रही होगी तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शंस कम होगा, ना के बराबर होगा। वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई माउंटेन्स नहीं है, तो वहाँ पे रुकावट नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी। तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ना होने के कारण उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपकी डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करता है विंड की। जो कोरिलिस बल था ये आपके केवल विंड की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, और तीसरा बल जो दाब प्रबलता बल या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था, ये इस विंड की डायरेक्शन और स्पीड दोनों को मैनेज करता है। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है पवन के प्रकार, यानी विंड यानी पवन कितने प्रकार की हो सकती है। तो मेनली ये 3 प्रकार की विंड होती हैं। पहला प्रकार होता है प्राथमिक स्थायी पवन, परमानेंट प्रिवेलिंग विंड्स। यानी ये वो विंड्स होती हैं जो पूरे ग्लोब पर चलती हैं, यानी जो पूरी पृथ्वी है उस पर साल भर चलती रहेंगी, और जब से पृथ्वी बनी है तब से चल ही रही हैं, जिनको बोलते हैं प्राथमिक पवनें या स्थायी पवनें या सतत पवनें, जो हमेशा चल रही हैं, कंटिन्यूस हैं। ठीक है, और साल भर चलती हैं, हमेशा पूरा पृथ्वी पर चलती हैं। ठीक है, दूसरी पवनें होती हैं द्वितीयक पवनें या सामयिक पवनें, पीरियडिक विंड्स। ठीक है, या इन्हें सीजनल विंड्स भी कह सकते हैं। ये सेकेंडरी टाइप की विंड्स हैं, पवन हैं, जो केवल कुछ सीजन्स में चलती हैं। ये बर्थ के 6 महीने कुछ और चलेंगी, 6 महीने कुछ और डायरेक्शन में चलेंगी, या फिर 4-4 महीने करके, यानी ये सीजन के हिसाब से बदलती हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे सामयिक पवनें या पीरियडिक या सीजनल विंड्स। अब तीसरी प्रकार की जो पवनें होती हैं वो स्थानीय पवनें हैं। ये पूरे ग्लोब पर नहीं चलेंगी, बहुत ही छोटे रीजन में चलेंगी, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है लोकल विंड्स, बहुत ही छोटे छोटे प्लेसेस पे होंगी। ठीक है, तो ये मेनली 3 प्रकार की पवनें हैं। अब यहाँ पे हम पहला प्रकार डिस्कस करेंगे। पहला प्रकार क्या था? परमानेंट विंड या प्रिवेलिंग विंड्स या ग्लोबल विंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम पहले प्रकार की विंड को समझेंगे, प्राथमिक पवनों को समझेंगे, जिन्हें प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है। अब ये प्राथमिक पवनें भी 3 प्रकार की होती हैं। हमने जाना कि पवन ओवरऑल 3 प्रकार की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को हम पूरे ग्लोब पर चलने वाली विंड कह रहे थे। ठीक है, और जो द्वितीयक थी वो सामयिक थी, यानी सीजन बाई सीजन बदलती थी, और तृतीयक थी वो एक लोकल स्केल पे चल रही थी, बहुत छोटे प्लेसेस पे चल रही थी। अब हमने पहली प्रकार की विंड यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें जो पहली प्रकार की विंड होगी वो पूरे ग्लोब पर चलेंगी, लेकिन वो भी 3 प्रकार की होंगी। अब ये 3 प्रकार कौन से होंगे? तो पहला प्रकार होता है प्राथमिक पवनों का व्यापारिक पवनें, दूसरा प्रकार होता है पछुआ पवनें, और तीसरा प्रकार होता है ध्रुवीय पूर्वी पवनें। अगर इंग्लिश में कहूँ तो पहला प्रकार है ट्रेड ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, दूसरा प्रकार है वेस्टर्लीज विंड, और तीसरा प्रकार है पोलर ईस्टर्लीज विंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं, ये है हमारा पूरा अर्थ का डायग्राम। यहाँ पे हमने, अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपने जाना होगा कि 7 प्रकार की प्रेशर बेल्ट होती हैं पूरी पृथ्वी पर। सबसे पहला प्रेशर बेल्ट हम यहाँ पे देखते हैं, तो पहला प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर वाला,
ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ELPB, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी विषुवत रेखा के आसपास 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, या इसे हम 5 डिग्री भी कर सकते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में आपको देखने को मिलेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी बहुत ही कम दाब वाला क्षेत्र। ठीक है, अब बहुत कम दाब वाला क्षेत्र है ये, जिसे हम डोल्ड्रम भी कहते हैं, इसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में जो क्षेत्र है उससे हम डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम मीन्स एक ऐसा रीजन है जो शांत रीजन है, यहाँ पे पवन बहुत तेज़ी से नहीं बह रही है, यहाँ की जो हवा है यहाँ पे लो प्रेशर है, जिसकी वजह से हवा ऊपर उठती हुई चली जाती है। ठीक है, इसके अगल बगल में आप जो ये ब्लू कलर से देख रहे हैं 2 पेटी हैं, STHPB, इसका मतलब है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये उत्तरी गोलार्ध में भी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी, 23.5 से 35 के बीच में होंगी। ठीक है, दोनों तरफ। अब ये हाई प्रेशर का रीजन है, इसे हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी भी कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर आप देखेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, ये निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पर भी है। और सबसे अंत में देखेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, और ऐसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ये अलग अलग प्रेशर की 7 बेल्ट हमने देखी जो पूरे ग्लोब पर हैं। अब इनके बीच में विंड सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट है, ये भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, दोनों तरफ उच्च दाब पेटी हैं, बीच में आपका विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पवन बहेगी वो बहती है ये वाली विंड, यहाँ नोटिस करेंगे, इसकी डायरेक्शन नोटिस करेंगे, किधर से किधर बह रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ इन पेटियों के बीच में ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, यानी दोनों रीजन्स में, चाहे वो ये वाली बेल्ट हो चाहे ये वाली बेल्ट हो, यानी उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट से निम्न दाब की पेटी की तरफ जो पवन बहेगी विषुवत रेखा की तरफ, वो रहेगी आपकी ईस्टर्लीज विंड, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब एक्चुअली इन्हीं पवनों की वजह से, ये 2 प्रकार की जो पवन दिख रहे हैं, इन्हीं पवनों की वजह से ही पहले व्यापार हुआ करता था। अब तो मोटर्स वाले आ गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी जहाज़ वगैरह हैं उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हवा जो पवन बहती थी उसी के हिसाब से जो भी समुद्र में कोई भी जहाज़ होता था उसकी डायरेक्शन उसी के हिसाब से रहती थी। जैसा बेंड रहेगी, अगर ईस्ट से चल रही तो ईस्ट की तरफ जहाज़ जाएगा, तो वैसे ही जहाज़ पहले जो भी जितना भी व्यापार होता था वो अधिकतर इन्हीं पवनों की वजह से होता था। ये जो यहाँ पे दिख रही हैं ये इन्हीं पवनों की वजह से होता था, इसीलिए इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें या ट्रेड ईस्टर्लीज। किन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें? इन रीजन्स को। गौर करना, ये वाली जो पवन यहाँ पे दिख रही है ना डायरेक्शन में एरो, इनको कहा जाता है व्यापारिक पूर्वी पवनें, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। कौन कौन सी बेल्ट के बीच में है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की तरफ आपकी ये पवन बहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इन पवनों की। यहाँ पे याद रख, ये जहाँ पर मैं सिग्नल कर रहा हूँ ये वाली पवन, तो ये किधर से किधर बह रही हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पश्चिम से आपकी किधर जा रही हैं? पूरब की तरफ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये विंड बह रही हैं। कौन सी पेटी की बात हो रही है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ पवन चलती है जिसका नाम है वेस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज या पछुआ पवन। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे देखेंगे ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये वाला है आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इनके बीच में वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपकी ये विंड चल रही है जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्लीज विंड या पछुआ पवन है। ठीक है, अब तीसरा प्रकार की जो पवन है वो है आपकी ये वाली, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से, ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच चलती है। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की तरफ ईस्ट से वेस्ट की तरफ में बहने वाली जो विंड है जिसे हम बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवन। ऐसे ही यहाँ पर ध्रुवीय पूर्वी पवन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्राथमिक पवनें को भी, प्राथमिक जो पवन थी प्राइमरी विंड्स थी उनके भी हमने 3 रूप देखे। पहला व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें यानी वेस्टर्लीज, और तीसरी थी ध्रुवीय पूर्वी पवनें। ठीक है, अब वापस हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और
अगर आप हमें समझ में नहीं आएगा तो फिर से वापस रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्यापारिक हवाएं, हमने अभी देखा था ट्रेड विंड्स या ट्रेड ईस्टर्लीज किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के बीच बहती हैं। तो अगर आपने अभी अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आप बिल्कुल सीधा क्वेश्चन कर लेंगे कि जो विंड्स हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, ये आपके ऊष्ण कटिबंध से अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। अश्व अक्षांश मीन्स लगभग 35 डिग्री के आसपास, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में बहने वाली जो हवाएं हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, इनको कहा जाता है आपका व्यापारिक हवाएं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हिंदी में कहेंगे उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, और वहाँ से किसकी तरफ चलती हैं, विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी की तरफ। अब ये दोनों तरफ से भी चलेंगे, इधर से भी चलेंगे। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं ये आपकी व्यापारिक पूर्वी पवनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये अश्व अक्षांश क्या था, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की जो पेटी थी उसी को हम बोलते हैं अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये किस लैटिट्यूड्स के आसपास की बात हो रही है, तो ये 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास की बात हो रही है, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। जो उच्च दाब का क्षेत्र है, हाई प्रेशर का क्षेत्र है, वहाँ से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें हैं वो कौन सी हैं, तो यहाँ पे वही पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट थी, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थी, वहाँ से आपकी भूमध्य रेखा की तरफ जो बहने वाली, यहाँ पे अगर भूमध्य रेखा है तो इसकी तरफ जो बहने वाली जो पवनें हैं वो आपकी यही पवनें होंगी, व्यापारिक पवनें। तीसरा है, व्यापारिक हवाएं होती हैं, कैसी हवाएं होती हैं, नियमित होती हैं, स्थिर होती हैं, अनियमित होती हैं, अंशतः अनियमित होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी व्यापारिक जो हवाएं हैं वो आपकी नियमित रहेंगी और स्थिर रहेंगे, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी विंड्स। ठीक है, ये प्राथमिक पवन है। अगला है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है, स्थानीय पवन, सामाजिक पवन, ध्रुवीय पवन या सनातनी पवन। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, यानी सस्टेनेबल विंड्स जो सनातनी है, जो वर्ष भर चलेगी, या प्राथमिक पवन भी इसका नाम कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यानी पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहने वाली जो विंड्स होती हैं उनको प्राथमिक पवनें कहते हैं या सनातनी पवन कहते हैं। अगला है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखी निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखी निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाएंगी, व्यापारिक पवनें कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी से चलती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलती हैं। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, गरजती चालीसा, प्रचंड बछासा एवं चीखता साटा क्या है। ठीक है, तो इसे करने के लिए फिर से हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा वापस चलते हैं और फिर से हम वापस आएंगे। तो अभी तक हमने रिवाइज किया था कि पवन 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक वो पवनें होती हैं जो विश्व भर साल भर चलती हैं और पूरे ग्लोब पर चलती हैं। द्वितीयक वो होती हैं जो सीजन बाई सीजन बदलती हैं, और तृतीयक होती हैं आपकी बहुत ही लोकल लेवल, स्थानीय लेवल पे चलती हैं, जिन्हें लोकल विंड्स कहते हैं। अब इसके बाद हमने पहला पवन देख रहे हैं, प्राथमिक स्थायी पवनें। और प्राथमिक स्थायी पवनें भी 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, पछुआ पवनें होती हैं, ध्रुवीय पूर्वी पवनें होती हैं। तो इन्हीं को हम एक एक करके फिर से देखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे व्यापारिक पवनों को। तो हम व्यापारिक पवनों के बारे में ये जानते हैं कि ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवत रेखी निम्न दाब पेटियों की तरफ चलेंगी, यानी, और इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो किसी भी महाद्वीप के ऊपर पूरब से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगी। ठीक है, तो ये ईस्ट में, क्योंकि इधर सागर मिलता है तो ईस्ट में ज़्यादा बारिश कराएंगी, और जैसे जैसे वेस्ट की तरफ बढ़ेंगी किसी भी महाद्वीप के ऊपर, तो इनमें जो आर्द्रता है वो नमी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड्स, और सबसे अंतिम वाले छोर पे जो किसी भी महाद्वीप के पश्चिम वाले तट पे आपका डिजर्ट या रेगिस्तान बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिजर्ट्स हैं, यहाँ वेस्टर्न वाले पोर्शन पे जो डिजर्ट शुष्क मरुस्थल बनते हैं, इनके कारण, इन्हीं पवनों की वजह से शुष्क मरुस्थल बनते हैं, तो उनके कुछ नाम याद कर लेते हैं। तो जो शुष्क मरुस्थल हैं उनके आप नाम याद रखिएगा। थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। दस्त ए मार्गो और दस्त ए लूत, ये 2 आपके हैं, अफगानिस्तान में है। दस्त ए कबीर ये ईरान में है। ठीक है, पूरा अरब का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में है।
मोहाबे मरुस्थल कहाँ पे है? मोहाबे आपका यूएसए में है। सोनोरन कहाँ पे? यूएसए मैक्सिको दोनों में है। ऑस्ट्रेलिया में भी डिजर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। अब गिब्सन और सिम्पसन, ये नाम याद रखेंगे। गिब्सन और सिम्पसन कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में है। अटाकामा कहाँ पे? चिली, पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। ये सभी मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल थे? ये शुष्क मरुस्थल थे। और किसकी वजह से बन रहे हैं? ये किसकी वजह से बन रहे हैं? व्यापारिक पूर्वी पवनों की वजह से बन रहे हैं। क्योंकि व्यापारिक जो पूर्वी पवनें हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। तो पूरब से जो मॉइस्चर ला रही थी सागर से, वो सारा बारिश करा देंगे पूर्वी तट पे। और जो अंत में चलते चलते इनके पश्चिमी तट पे किसी महाद्वीप के यहाँ पे मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। और पश्चिम महाद्वीप के पश्चिमी तट पे आपके मरुस्थल देखने को मिलेंगे। वो किस प्रकार के होंगे? शुष्क मरुस्थल होंगे। ठीक है। अब कुछ ग्रासलैंड्स भी इन्हीं के द्वारा बनते हैं, घास के मैदान भी इन्हीं के द्वारा बनते हैं, तो वो नाम याद रखेंगे। और ये कैसे ग्रासलैंड्स होंगे? ये उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड्स, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, जिन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाता है। अब नाम याद रखेंगे। सवाना ग्रासलैंड्स कहाँ पे है? पूर्वी अफ्रीका में है। इसी प्रकार से कंपोज कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। और लानोस कहाँ पे है? वेनेजुला में है। ये सब घास के मैदान हैं, ठीक है, जो इन्हीं पवनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब दूसरे प्रकार की जो प्राथमिक पवन है उसका हम रूप देखते हैं। ये है वेस्टर्लीज विंड, पछुआ पवन है। ये पश्चिम से आपका पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं और लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड से आपका 60 डिग्री के बीच में ये प्रकार की पवनें चलती हैं, ठीक है। अब कोई भी जो महाद्वीप होगा उस पे ये पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित हो रही हैं और पश्चिम में आपकी बारिश कराएंगे, जहाँ पे आपका भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्माण कर देंगे। यानी किसी भी की महाद्वीप के जो पश्चिमी तट होगा वहाँ पर इन पवनों के द्वारा, पछुआ पवनों के द्वारा भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्माण होगा, यानी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बनेगा। बीच वाले रीजन में लगभग टेम्परेट ग्रासलैंड्स बनेंगे, समशीतोष्ण घास के मैदान बनेंगे। और जो पूरब वाला जो तट होगा महाद्वीप का, इन पवनों की वजह से वहाँ पर चाइना टाइप का क्लाइमेट बन जाएगा, ठीक है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो वो कुछ रीजन आप देख लो। अगर हम भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करेंगे तो लगभग यूएसए जो कैलिफोर्निया वाला कोस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यूरोप में जो भूमध्य सागर है उसके आसपास में देखने को मिलेगी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो पेरू के दक्षिणी जो पेरू है वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपका ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पे आपको इस प्रकार की जलवायु यानी भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी, जो किससे बनाई जाती है, जो किससे बनती है? इन्हीं पछुआ पवनों की वजह से निर्मित होती है। अब इन्हीं पवनों की वजह से, वेस्टर्लीज विंड की वजह से कुछ समशीतोष्ण घास के मैदान बनते हैं। पहले वाले अभी हमने जो घास के मैदान देखे थे, सवाना, कैंपोस, लानोस, ये सब कैसे थे? वो ट्रॉपिकल थे। वो आपके कैसे थे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। ये वाले जो घास के मैदान है ये ठंडे घास के मैदान हैं, यानी समशीतोष्ण घास के मैदान है, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। अब इनके कुछ नाम याद करेंगे। इनका नाम है प्रेरीज। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पे है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। किसके द्वारा निर्मित हो रहा है? वेस्टर्लीज विंड के द्वारा बन रहा है। पुस्ताज कहाँ पे है? पुस्ताज है हंगरी में। स्टेपीज कहाँ पे है? स्टेपीज आपका सेंट्रल एशिया में है, खासकर यूक्रेन, पूर्वी रशिया और सेंट्रल एशिया, ये सारे रीजन आपका स्टेपीज हैं। मंचूरिया कहाँ पे है? तो उत्तरी चाइना में है मंचूरिया। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना उरुग्वे वाले रीजन में है। वेल्स कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटनबरी कहाँ पे है? तो कैंटनबरी आपका न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब घास के मैदान थे जो आपका यहाँ पे कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है, वो आपको याद करना है। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब कुछ इन्हीं वेस्टर्लीज बेंड की वजह से ही ठंडे रेगिस्तान भी बनते हैं, टेम्परेट डिजर्ट्स भी बनते हैं। उनके नाम याद करेंगे। गोबी डिजर्ट्स आपका मंगोलिया में है। पैटागोनिया आपका अर्जेंटीना में है। लद्दाख इंडिया में है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि यही वेस्टर्लीज बेंड्स, वेस्टर्ली बेंड जो पछुआ पवनें हैं ये आपके उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं 30 से 60 के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं लगभग 30 से 60 के बीच में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी, माउंटेन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे होंगे, तो वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही ये 30 से 60 के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 60 के बीच में बहुत कम, खासकर 40 से 60 के बीच में आपका जो ज़मीन का क्षेत्र है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वाली चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन घर्षण नहीं है।
इसकी वजह से इस दक्षिणी गोलार्ध में इन्हीं पछुआ पवनों की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं उनकी स्पीड और बढ़ती चली जाती है। इसी की वजह से आपका वेस्टर्लीज बैंड के कुछ विशेष नाम हैं जो आप याद करेंगे। तो पहला नाम पड़ता है इन्हीं पछुआ पवनों का, वो है गरजता चालीसा। ये नाम कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा 40 डिग्री साउथ से 49 डिग्री साउथ के बीच में, यानी 40 डिग्री साउथ से 49 डिग्री साउथ के बीच में आपकी जो पछुआ पवनों की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा लगता है कि वहाँ पे गरजने वाली आवाज़ आ रही है। इसी से इसका नाम हो जाता है गरजता चालीसा या रोरिंग फोर्टीज़। ऐसे ही जैसे ही ये 50 से 59 की साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में 50 से 59 डिग्री लेटीट्यूड पे चलती हैं, इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा स्पीड हो जाती है, जिससे ये प्रचंड पचासा के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? फ्यूरियस 50s। 60 से 69 के बीच में इनकी और ज़्यादा स्पीड हो जाती है और एक बिसल की तरह ये सीटी बजाती हुई आपकी कान से गुजरती हैं बहुत तेज आवाज़ के साथ। इसीलिए इसका नाम है श्रीकिंग 60 या चीखता साठा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के नाम हैं, किसको दिए गए हैं? वेस्टर्ली बैंड्स को दिए गए हैं, पछुआ पवनों को दिए गए हैं। और किस गोलार्ध में दिए गए हैं? तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में दिए गए हैं। ठीक है, अब तीसरे प्रकार की पवन देखते हैं। अब ये हमने व्यापारिक पवनें देखी, पछुआ पवनें देखी, अब देखते हैं ध्रुवी पूर्वी पवनें, पोलर ईस्टर्लीज। इसके बारे में खास विशेष कुछ नहीं है। ये आप जो पोलर ईस्टर्लीज हैं ये उच्च आपका जो पोल्स से आपकी नीचे की तरफ यानी निम्न अक्षांशों की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से जो पोल्स की ध्रुवकों की ठंडक है उसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। बस आप इतना जानिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं। यानी जो हमारी प्राथमिक पवनें थी वो हमने प्राथमिक पवनों के तीनों रूप देख चुके हैं। अभी हमने प्राथमिक पवनों का कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है। दूसरा देखते हैं द्वितीयक या सामयिक पवनें, सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स मीन्स ये सीजन बाय सीजन डिपेंड करते हैं, सीजन बाय सीजन बदल जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है मानसून, स्थल समीर, सागर समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर। ठीक है, ये समय के साथ बदल जाती हैं, जिससे इनका नाम द्वितीयक पवनें पड़ा है या सामयिक पवनें पड़ा है। तो सबसे पहले मानसून के बारे में देखें तो मानसून का जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वो कुछ इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिया है, इंडिया से लगा हुआ एडजेसेंट एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है। और कुछ इस तरह पर आपको ये जो आपका नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इस वाले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और आपका कैरिबियन जो आइलैंड्स है उसके आसपास आपको मानसूनी जलवायु देखने को मिलेगी। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है जो मानसून जो शब्द आया है मानसून, ये मौसम शब्द से आया है जो एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मौसम। तो इसका मतलब होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ आपका जो हवाओं का जो डायरेक्शन है वो भी कंप्लीटली बदल जाना। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम इंडिया का एग्जांपल दें तो इंडिया में जो ग्रीष्म ऋतु होती है वहाँ पर जो विंड का डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट होता है, यानी इस तरीके से हवाएं चलती हैं, साउथ वेस्ट से आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं। लेकिन जैसे विंटर वाला सीज़न आता है तो पूरा रिवर्सल हो जाता है, जो विंड सिस्टम है वो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है और कुछ इस तरीके से हवाएं चलने लगती हैं जिनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। तो इसी तरीके से हवाओं का सीजन के हिसाब से बदलना ही मानसून कहलाता है। ठीक है, तो अभी इतना ही जानेंगे कि मानसून क्या है, तो वो हमने जाना, मानसून के क्षेत्र हमने जाने। दूसरी प्रकार की पवन होती है स्थल तथा जल समीर। स्थल समीर क्या है, जल समीर क्या है, वो इस डायग्राम से समझते हैं। तो पहला है जल समीर या जिसे सागरी समीर भी कहा जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये ज़मीन का पोर्शन है, ये आपका पानी का पोर्शन है, ये सागर है। अब ये दिन का समय है, यहाँ पे सूरज निकल रहा है, दिन का समय है, ज़मीन भी गर्म होगी, पानी भी गर्म होगा। लेकिन लैंड की ये प्रॉपर्टी है कि बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगी ज़मीन और बहुत जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी। तो पानी के मुकाबले ज़मीन बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगी और जैसे ही ज़मीन तेज़ी से गर्म हुई तो उसके ऊपर वाली जितनी भी एयर है वो भी बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगी और ये एयर गर्म होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। यानी बीच यहाँ पर आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और जो पानी है इसके मुकाबले पानी के ऊपर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ की हवा ऊपर चली गई तो इससे फिल्ड करने ठंडी ठंडी जो सागर के ऊपर की हवा है वो इधर आने लगेगी। इसी पवन को जो सागर से ज़मीन की तरफ चलती है दिन के समय, इसे कहा जाता है सागरी समीर या इसे हम सी ब्रीज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्थली समीर क्या है। तो ये आपका नाइट के समय चलेगी। ठीक है, नाइट में क्या होता है कि ये आपका लैंड है, ये ज़मीन है, ये आपका सी है
ओशियन है। यहाँ पर भी आपका ज़मीन की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है तो बहुत तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है। तो आपकी ज़मीन बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब यहाँ पे ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंडे होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे है लो प्रेशर। तो हवाएं किधर से चलने लगेंगी, ज़मीन से आपके सागर की तरफ, ज़मीन से आपके सागर की तरफ हवाएं बहने लगेंगे। तो इस डायरेक्शन को, इस बेंड को क्या कहा जाएगा, लैंड ब्रिज। यानी लैंड से सी की तरफ जो ब्रिज चल रही है उसे हम लैंड ब्रिज कहेंगे। अब तीसरे प्रकार की सामयिक पवनें या द्वितीयक पवन को देखते हैं। तीसरे प्रकार की द्वितीयक पवन है घाटी समीर और पर्वतीय समीर, या वैली ब्रिज और माउंटेनियस ब्रिज। तो यहाँ पे इसी डायग्राम से समझते हैं, ये है आपका दिन का समय है और ये किसी भी पहाड़ का दृश्य है। पहाड़ हैं और बीच में आपकी खाइयाँ भी हैं, यानी घाटियाँ भी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस डायग्राम में देखें, दिन के समय पे एक तरफ कंपेयर करते हैं, ये है आपका टॉप वाला रीजन, माउंटेन्स का पीक है, ये आपका माउंटेन्स का बेस है, यानी माउंटेन की घाटी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये माउंटेन की घाटी जो एक्सपोज ज़्यादा नहीं हो रही है, ये माउंटेन के पीक जो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। दिन के समय पे ये जो माउंटेन्स के पीक होंगे, चोटियाँ होंगी, ये जल्दी से गर्म हो जाएंगे। तो जैसे ये पीक जल्दी से गर्म होंगी, यहाँ की एयर ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इन चोटियों पे। लेकिन अब उसी समय पे कंपेयर टू चोटियों के कंपेरिजन में नीचे वाला जो घाटी है वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, ज़्यादा खुला नहीं है, तो ये अभी भी उतना गर्म नहीं हो पाएगा। तो जब उतना गर्म नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, चोटियों पे लो प्रेशर था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहने लगेगी, बेंड बहने लगेगी, जिसे कहेंगे घाटी समीर। क्योंकि ये घाटी से किधर चल रही है, पर्वत की तरफ चल रही है, तो इसे हम घाटी समीर कहेंगे। और कब चलेगी, दिन के समय चलेगी। दूसरी प्रकार की समीर होती है पर्वतीय समीर। ये इसका जस्ट अपोजिट होगी, ये नाइट के समय पे चलेगी। नाइट में क्या होगा, ऊपर का जो टॉप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो यहाँ से सारा जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई, तो ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जो चोटियाँ हैं वो जल्दी से ठंडी हो जाएंगी। लेकिन घाटी अभी भी दिन की गर्मी को अभी भी होल्ड करके रखेगी, तो घाटी अभी भी गर्म है थोड़ी बहुत, लेकिन जो चोटियाँ हैं वो अभी ठंडी हो चुकी हैं। तो जब ऊपर चोटियाँ ठंडी हो जाएंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई हो जाएगा। ऊपर चोटियों पे हाई प्रेशर और आपका जो घाटी है वहाँ पे लो प्रेशर। तो जो विंड बहेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी पर्वतों की चोटियों से पर्वत की घाटी की तरफ विंड बहने लगेगी, पवन चलने लगेगी, जिसे कहा जाता है पर्वतीय समीर या माउंटेनियस ब्रिज। तो ये आपकी तीन प्रकार की हमने पवनें देखी। ये कौन से प्रकार की हैं, ये द्वितीयक या सामयिक प्रकार की पवनें हैं। अब तीसरे प्रकार की पवनें देखते हैं, स्थानीय पवनें। अभी तक हमने प्राथमिक पवनें देखी। प्राथमिक पवनों के तीन रूप होते हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। फिर हमने इस द्वितीयक पवनें देखी, द्वितीयक या सामयिक पवनें देखी, जिसके फिर से हमने तीन रूप देखे, जिसमें हमने मानसून देखा, जिसमें हमने आपका सागरी समीर और स्थल समीर देखा, और जिसमें हमने माउंटेनियस यानी पर्वतीय समीर और घाटी समीर देखा। अब इसके बाद हम तीसरी प्रकार की पवन कर रहे हैं, स्थानीय पवनें। ठीक, या स्थानीय पवनों को ही तृतीयक पवनें कहते हैं। अब स्थानीय प्रकार की जो पवनें हैं ये नेचर के हिसाब से तीन प्रकार की होती हैं। वार्म विंड्स हो सकती हैं, यानी गर्म प्रकार की पवनें हो सकती हैं, ठंडी हो सकती हैं। कुछ इस प्रकार की पवनें थी जो पहले तो ठंडी पवन थी, यानी उनका जो नेचर था वो ठंडे रीजन से थी, तो कोल्ड नेचर की थी। लेकिन पहाड़ों के ऊपर से गुजरने के कारण ये बाद में डिसेंड, पहाड़ों से जब नीचे की तरफ उतरती हैं तो ये गर्म हो जाती हैं, तो ये इनका भी नेचर वार्म ही होगा। ठीक है, अब जो पूरी तरीके से वार्म विंड्स होती हैं, वार्म विंड्स का मतलब ये गर्म क्षेत्रों में बह रही होंगी, जिसकी वजह से इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें वार्म नेचर है। तो ये सिरोको पवन है, गिबली है, खामसिन है, चिली है, लू है, हरमटन है, ब्रिकफील्डर है। ये कुछ प्रकार की पवनें हैं जो पूरी तरीके से वार्म रीजन में बह रही हैं, इसीलिए ये वार्म विंड्स हैं, गर्म पवनें हैं। अब कोल्ड विंड्स देखते हैं, ये कोल्ड रीजन में बहती हैं। मिस्ट्राल, बोरो, पुरगा, बुरान, नॉर्दर, पोलर आउटब्रेक, पाम्पेरो, नॉर्टे, ये सभी कोल्ड विंड्स हैं। अब ये तीसरे प्रकार की विंड्स हैं, वार्म डिसेंडिंग विंड्स हैं। एक्चुअली ये ठंडे रीजन में बह रही थी, जिसकी वजह से कोल्ड विंड्स थी।
लेकिन ये पर्वतों को क्रॉस करती हुई दूसरी तरफ आ रही हैं। अब जैसे ही पर्वतों को क्रॉस करेंगी, पर्वत को पहले ऊपर चढ़ेंगी और फिर नीचे उतरेंगी, तो वापस दूसरी तरफ जब नीचे की तरफ उतरेंगी, डिसेंड करेंगी, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस से ही गर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वार्म बन जाती हैं, वार्म नेचर की हो जाती हैं। तो इनका नाम है चिनूक, फॉन, बर्ग, सेंटा आना, नॉर्वेस्टर, जोंडा। अब ये कहाँ कहाँ किस रीजन में बहती हैं, तो उनका नाम, वो लोकेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे चलेगी आपका पोलर आउटब्रेक, यानी पोल्स से आपकी अंदर की तरफ आपका पोलर आउटब्रेक चलेगी और एक कोल्ड विंड है। ऐसे ही पोल से आएगी आपकी कनाडा की तरफ ब्लिजार्ड विंड, ब्लिजार्ड, ठीक है, ये भी कोल्ड विंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, ये बीच में जो ब्लैक रीजन दिखाया हुआ है, ये है आपका रॉकीज पर्वत। अब मैंने ये जो बताया था कि वार्म डिसेंडिंग विंड्स, यानी चिनूक जो पवन है, पहले ये जो एक इस तरफ थी, जब ये आपका रॉकीज पर्वत है, ये रॉकीज पर्वत को क्रॉस करती हुई दूसरी तरफ निकल गई। जब पहले इस तरफ थी तब ये कोल्ड विंड्स थी। ठीक है, अब जैसे ही पर्वत को क्रॉस करती है, नीचे आती है, तो ये यहाँ पे गर्म हो जाती है। किस प्रोसेस से गर्म हो जाती है? एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म हो जाती है। इस डायग्राम में समझेंगे। ये आपका रॉकीज पर्वत है। ठीक है, रॉकीज पर्वत के पहले इस तरफ वेस्ट साइड पे ये आपकी कोल्ड विंड्स थी, मॉइस्ट भी थी। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ये ऊपर चढ़ने लगी, यहाँ पे मॉइस्चर खत्म हो गया, यहाँ पे बारिश हुई एक तरफ, और फिर ये ठंडी हो गई ये पवन। ठीक है, ठंडी होने के बाद जैसे जैसे ये नीचे की तरफ उतरी दूसरी साइड पे, तो ये फिर से वापस वार्म हो गई। ये चिनूक का एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऐसे ही आप इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका सेंटा आना विंड देखेंगे। ये वार्म विंड है सेंटा आना, और खासकर ये कैलिफोर्निया वाला जो रीजन है वहाँ पे चलती है। यहाँ पे कोल्ड विंड देखेंगे नॉर्टे। पापागायो विंड देखेंगे जो मिड अमेरिका में चलती है, सेंट्रल अमेरिका में चलती है। जोंडा विंड यहाँ पे अर्जेंटीना वाले रीजन में देखने को मिलेगी। पाम्पेरो ये विंड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चिली और उरुग्वे वाला ये रीजन जो है, यहाँ पे पाम्पेरो विंड देखने को मिलेगी, कोल्ड विंड है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिकफील्डर बहती है जो वार्म विंड है। ऐसे ही नॉर्वेस्टर बहती है, ये भी वार्म नेचर की विंड है। नॉर्वेस्टर ये आपकी न्यूजीलैंड वाले रीजन में देखने को मिलेगी। अगर हम यूरोप और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यूरोप है, ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। तो यहाँ पे इस रीजन में हर मटन विंड देखने को मिल रही होगी, जो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। ठीक है, ये आपका गिनी तट है, गिनी वाला रीजन है। तो यहाँ इस तट पर जितनी भी आर्द्रता है, जितनी भी नमी है, उसको ये विंड गर्म पवन सोख लेती है, जिसकी वजह से इस विंड को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर विंड। क्योंकि यहाँ इस वाले रीजन में जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें आर्द्रता की वजह से बड़ी परेशानी होती है, नमी की वजह से बहुत परेशानी होती है इस रीजन में। अब एक्चुअली यहाँ पे नमी ज़्यादा है तो यहाँ से गर्म पवन आती है, शुष्क पवन आती है, ड्राई एयर आती है, जो इस नमी को सोख लेती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को राहत मिलती है। इसीलिए हरमटन जो विंड है इसे कहा जाता है डॉक्टर विंड। ठीक है, इस तरफ आप देखेंगे हबूब विंड चलती है, जो आपका सूडान वाले रीजन में चलती है। हबूब डायरेक्शन देख लेंगे आप। सिमूम ये भी वही रीजन है, सिमूम। खामसिन ये इजिप्ट वाले रीजन में, मिस्र वाले रीजन में चलती है। खामसिन गर्म पवनें हैं ये सब। शिरोको ये आपका सहारा रीजन से आगे बढ़ती हुई पूर्व की आपकी यूरोप की तरफ जाती हैं, और यूरोप के खासकर इटली वाले रीजन तक ये प्रवाहित करती है सिरोको पवन। सिरोको पवन क्या है कि यहाँ की जो धूल भरी आंधी है, धूल भरी जो मिट्टी है, यहाँ की जो धूल है सारा रेगिस्तान की, उस सभी रेगिस्तान की मिट्टी को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है इटली वाले रीजन में, या इटली के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास। तो एक्चुअली ये जो धूल होती है वो लाल मिट्टी की है। जब लाल मिट्टी ऊपर से इस रीजन में आके गिरती है इस पवन की वजह से, तो ऐसा लगता है कि ऊपर से खून गिर रहा है, बारिश, खून की बारिश हो रही है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड रेन। ठीक है, तो ब्लड रेन कौन कराता है? सिरोको पवन कराते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लीवांट देखेंगे। लीवांट ये स्पेन की तरफ चलती है, लीवांट। मिस्ट्राल ठंडी पवन है, ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के साइड से, बीच से होकर गुजरती है। राइन की जो घाटी है, राइन नदी की घाटी है, वहाँ पर चलती है मिस्ट्राल पवन। ये बहुत ही ठंडी पवन है, बहुत तेज़ी से चलने वाली पवन है। जैसे हमने चिनूक पवन देखी थी जो पहाड़ से क्रॉस करके गर्म हो गई थी, वैसे ही फॉन आपकी है, ये आल्प्स पर्वत को क्रॉस करके इसका नेचर वार्म हो जाता है, फॉन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बोरा ये आपकी इस रीजन में चलती है, जो एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सी, उसकी तरफ आती है, कोल्ड विंड है बोरा। ठीक
ठीक है। ऐसे एटेसियंस ये भी आपकी कोल्ड विंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका रिवीजन कर रखा है, पवन का सारा रिवीजन कर लिया। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवन है। जो गरजता चालीसा है ये 40 डिग्री साउथ से आपका 49 डिग्री साउथ के बीच बहती है, ये वेस्टर्ली विंड है। प्रचंड 50 है, ये 50 डिग्री से लेके 59 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में बहता है। और चीखता साठा श्रीकिंग 60 ये आपका 60 डिग्री साउथ से लेके 69 डिग्री साउथ के बीच बहने वाली वेस्टर्ली विंड है। अगला क्वेश्चन है धारता चालीसा क्या है? तो धारता चालीसा किसके बीच बहता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास बहने वाली तेज हवा है धारता चालीसा। अगला भयंकर पचासा क्या है? तो भयंकर पचासा आपका 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बहने वाली पश्चिमी पवन है। ऐसे ही चीखता साठा क्या है? तो चीखता साठा आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट बहने वाली पश्चिमी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना, यानी हवाओं की डायरेक्शन का बदलना, जिसे हम कहते हैं मानसून। और ये मानसून शब्द किससे आया है? मौसम शब्द से आया, जो अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपने देखा कि जो चिनूक हवा है, जैसे ये रॉकीज पर्वत है, इसकी एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करके ये हवा आती है चिनूक हवा। पहली वाली जो साइड है यहाँ पे ये बारिश कराती है, और दूसरी तरफ जब नीचे की तरफ उतर रही होती है हवा, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म हो जाती है। और गर्म होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी बर्फ़ होती है, ये ठंडे एक्चुअली ये विंटर में चलने वाली हवा है और ठंडे रीजन में चलने वाली हवा है। तो ठंडे स्थानों पर यहाँ पे ये रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत की दूसरी तरफ आपका यूएसए और कनाडा के क्षेत्र हैं, खासकर ये प्रेरीज घास का मैदान है। यहाँ पर जब ये विंड उतरती है तो जो बर्फ़ यहाँ पे बर्फ़ से ये ढके होते हैं मैदानी भाग, उन बर्फ़ को ये पिघला देती है अपनी गर्मी की वजह से। तो इसीलिए इस विंड को कहा जाता है स्नो ईटर, यानी बर्फ़ को खाने वाली, यानी बर्फ़ को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है, इससे आपका ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इससे हाँ, ये पहला ऑप्शन सही है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो इससे इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला है आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या नाम दिया जाता है? ये आल्प्स पर्वत की बात हो रही है। मैंने अभी ये कौन सा पर्वत बताया? रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत को क्रॉस करने वाली हवा का नाम क्या है? चिनूक। वैसे ही आल्प्स पर्वत को क्रॉस करने वाली जो उत्तरी भाग में बहने वाली हवा है उसका नाम क्या है? फॉन, ठीक है। ये आप नाम याद रखेंगे। आल्प्स पर्वत पे फॉन बहता है, ऐसी रॉकीज पर्वत पे आपका चिनूक बहता है। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? ये अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र की बात हो रही है और किधर से आती है? उरुग्वे से आती है। अगर मैं ये डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करूँ, अगर ये दक्षिणी अमेरिका है तो उरुग्वे इधर से ये जो विंड बहती है पंपास वाले क्षेत्र में, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पाम्पेरो, ठीक है। अगला है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? तो आपने देखा कि नॉर्वेस्टर जो हवा है वो न्यूजीलैंड वाले क्षेत्रों में बहती है, वो गर्म हवा है। ब्रिकफील्डर जो हवा थी वो ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में बहती थी, ठीक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका नाम है चिनूक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो खामसिन जो हवा है ये आपके मिस्र में ही बहती है, बिल्कुल सही है, गर्म हवा है। चिनूक जो हवा है ये चीन में बहती है, गलत। चिनूक कहाँ पे बहती है? यूएसए कनाडा में बहती है, यूएसए में खासकर बहती है। गिबली जो हवा है ये लीबिया वाले क्षेत्र में बहती है, बिल्कुल सही है। और जो सिरोको हवा है ये इटली में बहती है, जिससे ब्लड रेन होता है, यानी खूनी वर्षा होती है, ठीक है, सिरोको। तो यहाँ पे कौन सा गलत था? ये गलत था आपका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है?
तो ये कौन सी पवन है, ये खास कहाँ पे चल रही है, जूरा पर्वत पे। जूरा पर्वत कहाँ पे, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच का पर्वत है जूरा पर्वत, और स्विट्जरलैंड में ही झील है जेनेवा झील। वहाँ पर बहने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन को क्या नाम जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है जोरान नाम से, जोरान नाम से। क्वेश्चन नंबर 19 है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या नाम दिया जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है चिनूक हवा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो ठंडी स्थानीय हवा पूछा है यहाँ पे। तो ठंडी हवा कौन सी नहीं है, ब्लिजार्ड ये आपकी ठंडी हवा है, बोरा भी ठंडी हवा है, मिस्ट्राल भी ठंडी है, लेकिन खामसिन जो मिस्र वाले क्षेत्रों में बहती है ये आपकी गर्म हवा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अभी है 25 क्वेश्चन और हैं, तो थोड़ा सा 10 मिनट और वेट करिए, उसमें हम कंप्लीट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। तो अभी आपने देखा कि रॉकीज पर्वत पर बहने वाली हवा का नाम क्या था, चिनूक हवा। वैसे ही आल्प्स पर्वत को क्रॉस करके दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली जो हवा है वो है आपकी फॉन हवा, फॉन। ठीक है, बार बार क्वेश्चन चिनूक और फॉन से ही आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी वही है। चिनूक क्या है, चिनूक क्या है, एक स्थानीय हवा, एक लोकल विंड है जो रॉकीज पर्वत को क्रॉस करके गर्म हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। फॉन जो हवा है वो आल्प्स पर्वत को क्रॉस करती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मिस्ट्राल जो हवा है वो राइन घाटी में बहती है, राइन नदी की घाटी में बहती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, तो ये भी सही है, ये दोनों सही है। खामसिन मिस्र में बहने वाली हवा है, ये भी सही है। बोरा पोलैंड में बहती है, नहीं, बोरा एड्रियाटिक सागर में बहती है, एड्रियाटिक सागर की तरफ बहती है, तो बोरा एक ठंडी हवा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, स्थानीय हवाओं को उनके देशों से मिलान करना है। जो चिनूक हवा है ये कहाँ पे बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बहती है, पहले का ए ही रहेगा, ए का 1 रहेगा। सिरोको जो हवा है वो इटली में बहती है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है, और जो मिस्ट्राल है ये फ्रांस वाले रीजन में बहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलान सही रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा कराती है। तो आपने ब्लड रेन मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सी हवा है, ये सिरोको हवा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्ची है। हिमभच्ची का मतलब हिम मीन्स बर्फ होता है और भच्ची मीन्स उसके खाने वाली, यानी स्नो ईटर। स्नो ईटर के नाम से कौन सी हवा इनमें से जानी जाएगी, क्या ये सिरोको है। सिरोको किसी बर्फ़ वाले रीजन में चलती ही नहीं है, हरमटन भी नहीं चलती है, हरमटन गर्म क्षेत्रों में बह रही है। फॉन भी है, चिनूक भी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा चिनूक रहेगा। फॉन भी एक हद तक आपकी जो बर्फ़ है उसे पिघलाती है, लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल है स्नो ईटर का वो है चिनूक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है, यानी डॉक्टर विंड किसे कहा जाता है। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरमटन। एक्चुअली हरमटन कहाँ पे बहती है, ये अफ्रीका की गिनी तट की तरफ चलती है, और ये गर्म है और शुष्क भी है। शुष्क मीन्स इसमें नमी नहीं है। अब ये नमी वाले क्षेत्रों की तरफ बहती है, यानी जो गिनी का तट है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा नमी है। नमी की वजह से वहाँ के रहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वहाँ पे ये शुष्क हवा बहती है जिससे वहाँ की नमी को सोख लेती है, तो उन लोगों को आराम मिलता है, जिससे इसलिए इसका नाम पड़ गया डॉक्टर विंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी के तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये इस विंड का जो नाम है वो है हरमटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो कैलिफोर्निया की तरफ जो गर्म पवन बहती है उसका नाम है सेंटा आना, सेंटा आना। ठीक है, ये आपकी गर्म पवन है जो कैलिफोर्निया की घाटी की तरफ बहती है यूएसए में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर, एड्रियाटिक जो सागर है उसकी ओर प्रवाहित होती है। तो मिस्ट्राल, फॉन, बोरा, बुरान में से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बोरा रहेगी। ये मध्य यूरोप से किधर की तरफ चलती है, एड्रियाटिक सागर की तरफ चलती है। अगला है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। पछुआ हवाएं कौन सी हवाएं, ये बहती हैं भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य, यानी ये 30 से 60 डिग्री के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवाएं हैं जिन्हें हम पछुआ पवन कहते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों स्थानों पर मिलेंगे। अगला है, समुद्री समीर बहती है। तो समुद्री समीर कब चलेगी, ये मैंने डायग्राम से दिखाया आपको। समुद्री समीर कब चलेगी, ये समुद्र से ज़मीन की तरफ चलेगी
और ये कब चलेगी, दिन के समय चलेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। साइबेरिया से कहाँ जाएगी, बाहर की ओर चलेगी, तो ये कौन सी पवन है, बिलिजार्ड है। ठीक है, बिलिजार्ड है, ये कनाडा की तरफ आती है। बिलिजार्ड कनाडा और आपका साइबेरिया वाले रीजन में भी चलती है। ठीक है। सूची फर्स्ट को यहाँ पे सूची सेकंड से मिलान करना है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपका साइक्लोन से संबंधित है, चक्रवातों के अलग अलग नामों से संबंधित है। एक तरफ यहाँ पर सूची फर्स्ट में चक्रवात जो होते हैं उनके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम दे रखे हैं और उन रीजन्स को मिलाना है। ठीक है। तो बिली बिली जो चक्रवात का नाम है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। हरिकेन ये नाम है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टाइफून ये चाइना में है। बैग्यो ये फिलीपींस में है। ठीक है। तो ये कुछ नाम है आपके साइक्लोन्स के, अलग अलग प्रकार के नाम हैं और अलग अलग रीजन्स में हैं। ठीक है। एक बार फिर से, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चाइना में और बाग्यो फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है किधर से किधर, तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, तो ये गर्म धूल से लदी हुई पवनें कौन सी हैं, सिरोको पवन है जो इटली की तरफ चलती है सहारा मरुस्थल से, और इटली वाले रीजन में आपका सहारा मरुस्थल की जो धूल है उससे जाके डिपॉजिट करती है, जिससे लगता है कि ब्लड रेन हो रहा है या खूनी वर्षा हो रही है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम क्या है। डोलड्रम क्या है, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र है जहाँ पर आपकी जो हवाएं हैं वो लगभग शांत रहती हैं, स्थिर रहती हैं। जिस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। तो ये कौन सी पेटी में आएगी, तो ये आएगी आपका उष्णकटिबंधीय पवन पेटी में, ट्रॉपिकल रीजन्स में आएगा। अगला, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो साउथ ईस्ट वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं वो बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें कम वायुदाब के होने के कारण। जैसे ये आपका इंडिया है और इसके आसपास का ये आपका पानी है, तो यहाँ पे आपकी विंड जो चल रही थी, यहाँ इस वाले क्षेत्र में क्या होता है कि गर्मी वाले सीजन में जो समुद्र से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है आपका ज़मीन पर। अब ज़्यादा टेम्परेचर ज़मीन पे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पे लो प्रेशर है, इधर उधर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ आपका विंड बहने लगेगी। ठीक है, जिसे साउथ ईस्ट विंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो सिरोको एक स्थानीय पवन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है, तो यानी इसमें ये कह रखा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पवन अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, तो ये किस वजह से मुड़ जाती है, तो ये किस वजह से मुड़ जाती है, कोरियोलिस बल है, फेरल का नियम है, और किस वजह से है, ये पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है वेस्ट टू पश्चिम से पूरब की तरफ, तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें, यानी विंड भी अपनी सीधी डायरेक्शन में नहीं रह पाती, वो एक तरफ मुड़ जाती है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में आपके बाईं तरफ मुड़ जाएगी। ये फेरल का नियम था, और ये किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है, कोल्ड लोकल विंड है, तो इन चारों में से कौन सी कोल्ड लोकल विंड है। लू आपकी गर्म पवन है जो इंडिया में चलती है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। चिनूक आपकी यूएसए वाले रीजन में, ये भी आपकी वार्म विंड है, गर्म पवन है। सेंटा आना कैलिफोर्निया वाले रीजन में है यूएसए के, तो ये भी आपकी गर्म है। लेकिन मिस्ट्राल जो राइन घाटी में बहती है, राइन और रोन नदी की घाटी में बहती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये आपकी ठंडी पवन है। ठीक है, शीत है, कोल्ड लोकल विंड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु क्या कहलाती है, तो बोरा कहलाती है। एड्रियाटिक सागर का नाम आए तो बोरा व पवन को याद रखेंगे, और ठंडी पवन है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बेल्ट ऑफ, ये एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, कुछ टर्म्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ मिलाने हैं आपको। बेल्ट ऑफ काम यानी शांति की पेटी, शांति की पेटी जिसे हम डोल ड्रम भी कह रहे थे, तो ये किससे मिलेगा, डोल ड्रम से मिलेगा। डोल ड्रम्स मीन्स बेल्ट ऑफ काम, शांति की पेटी। दूसरा है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग मीन्स अपनी एक्सिस से मुड़ जाना, जहाँ पे आप चल रहे हो उससे डिफ्लेक्ट हो जाना। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस बल है वो अपने जो विंड की डायरेक्शन है उसको प्रभावित करता है, उसको
अब ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवन इसी की वजह से अपने दाईं तरफ मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाएगी। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। रोरिंग फोर्टीज़ क्या है, रोरिंग फोर्टीज़ आपने नाम सुने, रोरिंग फोर्टीज़, फ्यूरियस फिफ्टीज़ एंड सीकिंग सिक्सटीज़, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका बेस्टलीज या पछुआ पवने हैं, बेस्टलीज हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका हरमटन क्या है, हरमटन एक हवा है, और कौन सी हवा है, जिसका नाम कहा जाता है डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिलान कर ली। बेल्ट ऑफ काम आपका डोलड्रम हो गया, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कॉरियोलिस फोर्स हो गया, रोरिंग फिफ्टीज वेस्टर्लीज होगी, हरमटन डॉक्टर विंड होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर चक्रवातों के नाम दे रखे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी देखा था कुछ देर पहले। तो जो चक्रवात, ये जो नाम पड़ा है, ये हिंद महासागर में नाम है, यानी हिंद महासागर में अगर कोई भी चक्रवात आएगा तो उसको चक्रवाती कहा जाएगा, यानी उसको साइक्लोनी कहा जाएगा। लेकिन यही अगर हरिकेन, इसका नाम कहाँ पे है, ये आपका यूएसए वाले रीजन के आसपास, यानी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में इसका नाम है हरिकेन। टाइफून कहाँ पे है, ये चीन के आसपास, यानी जो चीन का सागर है, दक्षिण चीन सागर है, वहाँ पर इसका नाम टाइफून होता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो सागर में आपका इसका नाम हो जाएगा बिलीबिली, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में चक्रवात का नाम होता है बिलीबिली। तो इस तरीके से हमने पवन से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ पवन का पूरी तरीके से रिवीजन भी कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।